Hello, 9th Standard, and welcome to SS class. Today, we are going to discuss some important national movements in India from your chapter 4, National Movements in India. And today, we are going to discuss about some important events. So, let us move towards the Rowlatt Act. Rowlatt Act, which was formed in 1919 AD under the chairmanship of Rowlatt. Who was Rowlatt? He was an English minister of law, right? And why was this act formed? This act was actually framed for the purpose or with the purpose of suppressing revolutionaries and nationalists. एक्चुअली ये जो एक्ट था ये एक्चुअली बना इसीलिए था क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने रियलाइज कर लिया था कि अगर इंडियंस यूनाइटेड हो जाएंगे तो शायद हमारा जो यहाँ पर जो पूरा गवर्नमेंट है हमारा वो शायद खत्म हो जाएगा, राइट? हमारा जो पावर है इंडिया में वो पूरा खत्म हो जाएगा. So that is why they started with this Rowlatt Act. They framed this Rowlatt Act. और ये Rowlatt Act से पता है क्या हुआ था? ये एक्ट ने एक्चुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक अनलिमिटेड पावर दे दिया था टू अरेस्ट एनी पर्सन. मतलब दे एक्चुअली गॉट इमेंस पावर, अनलिमिटेड पावर उनको मिल गया कि किसी को भी वो अरेस्ट कर सकते हैं, किसी का भी फ्रीडम वो सप्रेस कर सकते हैं. मतलब द नेशनलिस्ट, द रेवोल्यूशनरीज, द इंडिविजुअल पीपल, दे वर नॉट अलाउड टू गैदर. उनको असेंबल होना, फ्रीडम टू असेंबल वो उनसे स्नैच हो गया. फ्रीडम टू स्पीक, राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो था वो उनसे स्नैच होता जा रहा था. ये सारी चीजें इस एक्ट में हुई. दैट इज वाई गांधी जी ने इस एक्ट को नाम दिया था ब्लैक एक्ट, right? Why was this act given the name Black Act? Because it meant to actually suppress individuals' freedom, freedom to assemble, freedom of speech. इसीलिए गांधी जी ने नाम दिया था ब्लैक एक्ट. मोतीलाल नेहरू जी ने इसको नाम दिया था स्नैचिंग अवे ऑफ आर्ग्यूमेंट, अपील एंड एडवोकेसी. क्योंकि जब वो हमको अरेस्ट करके जेल में डाल देते थे तो वी वर नॉट अलाउड टू एक्चुअली आर्ग्यू. अपील नहीं कर सकते हम, आर्ग्यू नहीं कर सकते थे हम, एडवोकेसी नहीं कर पा रहे थे. दैट इज व्हाई इट वाज गिवन. मोतीलाल नेहरू जी ही सेड that snatching away of argument, appeal and advocacy. Okay, so now let us move towards Rowlatt Act. Rowlatt Act, the British government formed the Rowlatt Act under the chairmanship of Rowlatt, the Minister of Law, in 1919 AD. This act was framed with the purpose of suppressing revolutionaries and nationalists. क्या पर्पस था इस रॉबलेट एक्ट का? रेवोल्यूशनरीज और nationalists को suppress करना. This act came to be known as Black Act by Gandhi ji. And why was it called Black Act? Because it was meant to suppress individual freedom and freedom of speech. ठीक है? According to this act, any suspicious person could be arrested and jailed. अब इस accordingly ये क्या था? इस एक्ट के तहत कोई भी पर्सन अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसके ऊपर सस्पिशियस होता तो वो तुरंत उसको अरेस्ट कर देते और जेल कर देते, सेइंग दैट ही इज अ थ्रेट. मतलब प्रिटेक्स ऑफ थ्रेट ऑफ पीस, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर. ही इज अ थ्रेट है वो, लॉ एंड ऑर्डर को भंग कर रहा है, राइट, सिक्योरिटी के बेस पे, राइट, ऐसा कुछ इल्ज़ाम लगाते और उसको अरेस्ट करके जेल में डाल देते थे. और कुछ भी ट्रायल भी विदाउट कंडक्टिंग एनी ट्रायल अगेंस्ट हिम. That is why Gandhi ji called it Black Act, and Motilal Nehru, he considered it as snatching away of argument, appeal and advocacy. A big, because of this act, मतलब कि this act क्या हुआ? This act provided British government immense power. The British government gained immense power under this act.
ये एक्ट के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट को अनलिमिटेड पावर मिल गया, इमेंस पावर मिल गया टू सप्रेस एनी काइंड ऑफ ऑपोजिशन। अब ये कैसा पावर मिल गया? दैट दे कुड अरेस्ट एनी पर्सन, किसी को भी वो जेल में डाल सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। सो द लीडर्स एंड द पीपल एट लार्ज एक्सप्रेस देयर ऑपोजिशन। तो जो सारे हमारे इंडियन लीडर्स जो थे, जो लोग थे, दे ऑल अपोज्ड इट। ऑब्वियसली है, ऐसा एक्ट तो नहीं होना चाहिए कि वी कैन नॉट स्पीक, वी कैन नॉट गैदर, वी कैन नॉट असेंबल, राइट। हम मिल भी नहीं सकते, दो जने बात भी नहीं कर सकते, ग्रुप में बात नहीं कर सकते, राइट। सो दिस that kind of law or act should not pass, है ना। तो that is why all the leaders and people at large they all opposed this act। अब ये अपोज करने के लिए क्या करते थे लोग, मतलब गांधी जी के अंडर में लोगों ने मीटिंग्स की, रैलीज निकाली, शोज किए, स्ट्राइक्स किए, हड़तालें की, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने ऑर्गेनाइज की सो एज टू शो आवर ऑपोजिशन। हम लोग अपना दैट हम लोगों को ये एक्ट अच्छा नहीं है, राइट, लग रहा है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, हमारी ऑपोजिशन हम लोग एक्सप्रेस करने के लिए वी डिड ऑल दीज थिंग्स। हड़तालें की, मीटिंग्स की, रैलीज निकाली, स्ट्राइक्स की। और ये सारी चीज़ें जब हम कर रहे थे तो हमारे बहुत सारे लीडर्स को उन लोगों ने क्या किया, अरेस्ट करके जेल में डालते गए। सो गांधी जी वॉज ऑल्सो अरेस्टेड इन दिल्ली। गांधी जी वॉज अरेस्टेड इन दिल्ली and even at that time Gandhiji was prohibited to enter Punjab, right? When Dr. Satyapal and Dr. Kichlu were arrested in Punjab, और पंजाब में डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू उन दोनों को भी अरेस्ट कर दिया था और जेल में डाल दिया। द एजिटेशन बिकेम सिवियर, द गवर्नमेंट वेम्पली ट्राइड टू सप्रेस ऑल ऑपोजिशन। अब जब दिल्ली में गांधी जी को अरेस्ट कर दिया, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को पंजाब में अरेस्ट कर दिया, तो जो पंजाब के जो लोग थे उन्हें बहुत गुस्सा आया, राइट। एंड दे एक्चुअली प्रोटेस्टेड, और उनको इतना गुस्सा आया कि उन लोगों को ऐसा था कि उन लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। वो लोग बहुत उनका जो एजिटेशन था बहुत सिवियर हो गया एंड उन लोगों ने मीटिंग्स बुलाई। अब आप देखो, मीटिंग बुलाई, जबकि रॉबलेट एक्ट के अकॉर्डिंगली क्या था कि हम मिल नहीं सकते थे, हम ग्रुप में बात नहीं कर सकते थे, है ना। लेकिन अमृतसर में पंजाब के लोगों ने क्या किया, मीटिंग्स बुलाई और एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की। अब उन लोगों ने लेट अस मूव टूवर्ड्स कि कहाँ पर, अब ये रॉबलेट एक्ट और जलियांवाला बाग जो है ये रिलेटेड है। तो अब उन्होंने मीटिंग जो बुलाई, उन्होंने मीटिंग कहाँ पर ऑर्गेनाइज की, जलियांवाला बाग में। कहाँ पर ऑर्गेनाइज की थी ये मीटिंग? जलियांवाला बाग विच इज इन अमृतसर, एंड इट वाज द डे ऑफ बैसाखी। ठीक है, बैसाखी का दिन अमृतसर में जलियांवाला बाग जो है वहां पर लोगों ने मीटिंग ऑर्गेनाइज की कि वो लोग सब मिलेंगे। और वो क्यों मिलेंगे, कि प्लान बनाएं कि लेट अस अपोज, मतलब वो अपोज करने के लिए कि ये तो सही नहीं है जो हो रहा है, राइट। तो लेट अस मूव टुवर्ड्स जलियांवाला बाग मैसकर। आपकी टेक्स्ट बुक में इधर लिखा है 13 मार्च 1919, एक्चुअली ये रॉन्ग है, द डेट इज 13 अप्रैल 1919। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्शन कर लेना। अब जलियांवाला बाग मैसकर मतलब वहां पर तो बहुत बड़ा मतलब इंसिडेंट हो गया, मैसकर मतलब मर्डर हो गए लोगों के। तो लेट अस सी कि क्या हुआ जलियांवाला बाग में। When popular leaders like Dr. Satyapal and Dr. Kichlu were arrested in Amritsar, Punjab, a public gathering was organized in Jallianwala Bagh in Amritsar on the day of Baisakhi to oppose the arrest. अब हमने हमने अभी देखा कि रॉबलेट एक्ट के तहत डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जो थे, दे वर आल्सो अरेस्टेड इन अमृतसर, राइट। अब पीपल दे वर वेरी एंग्री एंड their agitation became more severe when these two were arrested. So what did they do? They organized a meeting in Jallianwala Bagh, and it was a day of Baisakhi to oppose the arrest, right?
अब जब ये हो रहा था, मतलब दे वांटेड टू कंडेम द रॉवलेट एक्ट एंड दे ऑर्गेनाइज दिस मीटिंग, तो व्हाट हैपेंड, जनरल ऑर्डिनल डायर, राइट, उनको कहीं से पता चल गया कि these people have gathered over here in Jallianwala Bagh में, all these people have gathered and they are, मतलब to oppose this Rowlatt Act, और कुछ मीटिंग हो रही है, राइट. सो व्हाट हैपेंड, मतलब ही वेंट ओवर देयर, जनरल ऑर्डिनल डायर जो है, he reached there with his troops and without any warning opened fire on innocent people from the machine gun. अब वहां पर जो लोग थे वो तो अनार्म्ड थे, मतलब कोई वेपन्स वगैरह तो लेकर नहीं गए थे, राइट. कैन यू सी दिस पिक्चर, ये पूरा पिक्चर जो है जलियांवाला बाग का पिक्चर है, राइट. अब यहाँ पर लोग जो है ये तो सिर्फ मीटिंग करने गए थे, राइट. सो दे हैड नॉट टेकन द वेपन्स. अब जो डायर जो थे, जनरल ऑर्डिनल डायर जो थे, ही रीच्ड विद हिज ट्रूप्स ओवर देयर एंड कोई वार्निंग नहीं दी, कोई प्रायर जो है कोई वार्निंग नहीं मिली. और व्हाट डिड ही डू, ही वेंट एंड ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू ओपन फायर, और उन्होंने अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दे दिया कि फायर कर दो, और वो मशीन गन से जो है उन लोगों के ऊपर फायरिंग स्टार्ट हो गई, राइट. अब ये जो जलियांवाला बाग जो है ना, यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि ऑल फोर साइड्स big walls are there, high walls are there on all four sides of the बाग. और ये बाग के बीचों बीच, इन द मिडल देयर इज अ वेल, मतलब कुआं है, राइट. और ये जो एंट्रेंस और एग्जिट जो है ना, मतलब वहां पर सिर्फ एक ही एंट्रेंस और एग्जिट था, ठीक है. अब जो एंट्रेंस और एग्जिट अगर एक था वहां पर, तो ऑलरेडी जनरल ऑर्डिनल डायर वाज स्टैंडिंग ओवर देयर with his soldiers and he was firing on these innocent people. तो अब ये लोग भागेंगे कहाँ, कहाँ पर जाएं, राइट. सो दे स्टार्टेड रनिंग हियर एंड देयर, ये बाग के अंदर ही दे स्टार्टेड रनिंग हियर एंड देयर. कुछ लोग तो स्टैम्पीड में किसी की डेथ हो गई, एंड कुछ लोगों ने तो मेनी ऑफ देम व्हाट डिड दे डू, दे स्टार्टेड जंपिंग इन द वेल, राइट. और अपनी जान बचाने के लिए, राइट. सो लेट अस सी कि क्या हुआ. There were high walls on four sides of the bag. In the middle was an unused well, and the only way out being narrow, a number of people lost their lives in the firing. और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान बच गई, जान, मतलब दे लॉस्ट देयर लाइव्स, दे डाइड, राइट. बहुत सारे लोग जो है उनकी डेथ हो गई बिकॉज दे कुड नॉट एस्केप फ्रॉम देयर. अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रिपोर्ट, जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट आई थी, राइट, उसमें लिखा था 379 पीपल डाइड एंड 1200 इंजर्ड, राइट. बट एज पर द कमिटी अपॉइंटेड बाय द कांग्रेस, राइट, वो जो कांग्रेस की जो कमिटी थी उन्होंने क्या बताया, व्हाट दे इन्फॉर्म्ड दैट 1000 पीपल हैव डाइड इन दिस फायरिंग, राइट. और रिपोर्ट में क्या लिखा था, गवर्नमेंट रिपोर्ट में क्या लिखा था, 379 पीपल डाइड वेर एज 1000 पीपल हैड डाइड. हंटर कमीशन investigating on the case on behalf of the British government defended General Dyer. अभी हंटर कमीशन जो है, जो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ में ये केस को देख रहे थे कि एक्चुअली क्या हुआ था, तो उन्होंने तो जनरल डायर ने मतलब कितना बड़ा बैड चीज कर लिया, राइट. इट वाज एक्चुअली अ मर्डर, राइट. एक बहुत ही मर्डरस इवेंट था, ये इंसिडेंट था, राइट. लेकिन फिर भी हंटर कमीशन ने क्या किया, डिफेंडेड जनरल डायर, ठीक है, और उनको जो है माफ कर दिया गया. द कमीशन फॉरगिव डायर कंसिडरिंग इट एज एन इनोसेंट मिस्टेक दैट हैपेंड अननोइंगली. और ये जो पूरा इतना बड़ा मैस्कर जो था, ये ऑल ओवर इंडिया में ही वाज, दिस मैस्कर वाज एक्चुअली कंडेम्ड ऑल ओवर द कंट्री, राइट. लेकिन फिर भी कमीशन ने जनरल डायर को माफ कर दिया एंड सेइंग इट कि ये बाय मिस्टेक हो गया है, बहुत ही इनोसेंट मिस्टेक है जो अननोइंगली हो गई. On the other hand,
When Dyer returned to England, he was honored with a sword and 2000 pounds. और जब एक्चुअली डायर इंग्लैंड गया तो उसको ऑनर किया गया. जनरल डायर को ऑनर उस समय नहीं किया करना चाहिए था, बिकॉज दैट इज he did a very bad thing, right? But still he was honored with a sword. जो सोल्जर्स होते हैं ना, उनको जब ऑनर किया जाता है तो स्वॉर्ड से ऑनर किया जाता है. तो he was honored with a sword and he was also given 2000 pounds. Indians got a terrible shock because of this. After this inhuman act, Gandhiji's faith towards the British was completely lost. And Indians जो थे उनको बहुत बुरा लगा. They got terrible shock, कि पहली चीज तो उसको माफ कर दिया गया, एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट उसको ऑनर किया गया, राइट? एंड इनह्यूमन एक्ट, दिस वाज एक्चुअली एन इनह्यूमन एक्ट. और गांधी जी का फेथ जो था ब्रिटिशर्स के ऊपर वो टूट गया. This event played an important role in uniting the whole nation. लेकिन ये जलियांवाला बाग का जो इंसिडेंट था, ये जो मैस्कर था, इसकी वजह से पूरे नेशन में, पूरी कंट्री में, पूरी इंडिया में यूनिटी हो गई. राइट? दिस इवेंट एक्चुअली प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन यूनाइटिंग द होल नेशन, बिकॉज एवरीबडी हैड सीन, कि भाई ये क्या हुआ. This tragedy became the ground for the future non-cooperation मूवमेंट. तो आगे जो हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो हमने चलाया, राइट, उसका जो बेस अगर हम बोलें, जलियांवाला बाग मैस्कर हो गया, क्योंकि द पीपल एक्चुअली यूनाइटेड देमसेल्व्स एंड दे रियलाइज कि नाउ दिस इज द टाइम when we should say goodbye to these Britishers, right? And at this time it is said कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जो उनको टाइटल मिला था, राइट, नाइटहुड का, वो उन्होंने दे दिया. और गांधी जी ने भी अपना टाइटल जो है वो भी उन्होंने दे दिया, राइट? सो दिस इज जलियांवाला बाग मैस्कर. Okay, so now let us move towards Khilafat movement. Khilafat movement. During the First World War, Turkey joined German side. So when England won, the treaty that was made had many firm and unjust terms and conditions for losing side. अब आप बोलोगे यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहाँ पर आ गया, कैसे आ गया? यहाँ पर फर्स्ट ये इसका भी कुछ कनेक्शन है. तो लेट अस रीड. अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर हमें पता है कि जो टू ग्रुप्स जो थे, राइट, जर्मनी, टर्की ने जर्मनी को ज्वाइन किया था, इंग्लैंड, ब्रिटेन, ये सब दूसरी साइड थे, है ना? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की जिसने जर्मन को जो है ज्वाइन किया था, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब इंग्लैंड जो है जीत गई, राइट? अब जब इंग्लैंड जीत गई तो जो लूजिंग टीम होती है, जो लूजिंग ग्रुप जो था, उन लोगों को एक ट्रीटी साइन करनी पड़ती. व्हेन इंग्लैंड वन, तो व्हाट हैपन, जो लूजिंग ग्रुप जो था उसको एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी, राइट? ट्रीटी, कॉन्ट्रैक्ट, जो भी आप बोलो, वो साइन करना पड़ा. और उसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स थे जो अनजस्ट थे, मतलब सही नहीं थे वो टर्म्स. और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंग्लैंड ने क्या किया था, जो लूजिंग जो ग्रुप था उसका जो है काफ़ी सारे प्रोविंस भी जो है अपने अंडर में कर दिए. तो उसी तरह टर्की भी उनके अंडर में आ गई. इंग्लैंड ने टर्की के बहुत सारे जो एरियाज बोलो, प्रोविंस बोलो, वो अपने अंडर में कर लिए और उनको एक ट्रीटी साइन करवाई जिसमें अनजस्ट टर्म्स लिखे हुए थे. और उस समय टर्की का सुल्तान, मतलब राजा बोलो या महाराजा बोलो, तो टर्की मतलब एक मुस्लिम कंट्री है ना, तो उनका जो सुल्तान था, ही वॉज खलीफा. मतलब जो सुल्तान ऑफ टर्की जो था, जो टर्की का बादशाह था, सुल्तान जो था, वो खलीफा भी था. खलीफा का मतलब हेड ऑफ मुस्लिम्स. टर्की मुस्लिम कंट्री है ना, और जब वो टर्की हार गई
राइट, क्योंकि टर्की ने जर्मनी का साइड लिया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और इंग्लैंड जीती थी, तो टर्की के बहुत सारे प्रोविंस जो है वो इंग्लैंड ने ले लिए और उनको ट्रीटी साइन करवाई। वो ट्रीटी में बहुत सारे अनजस्ट टर्म्स लिखे हुए थे। जो सुल्तान जो था टर्की का, वो एक्चुअली खलीफा था। खलीफा मतलब ही वॉज द हेड ऑफ द मुस्लिम्स। पूरे वर्ल्ड के जो मुस्लिम्स होते हैं, पूरे वर्ल्ड के जो मुस्लिम्स थे उनका हेड था, राइट। द हेड ऑफ मुस्लिम इज कॉल्ड एज खलीफा। तो सुल्तान जो था टर्की का वो खलीफा भी था। द मूवमेंट इन इंडिया अपोज द स्ट्रिक्ट टर्म्स इम्पोज ऑन टर्की एंड सुल्तान केम टू बी नोन एज खिलाफत मूवमेंट। अब आप बोलोगे तो इसका इससे क्या कनेक्शन? कनेक्शन ये था कि अब मुस्लिम्स ऑलरेडी गुस्से में थे, क्योंकि इंग्लैंड, ब्रिटिशर्स वगैरह ये सारी बातें आ गई, तो मुस्लिम्स भी ऑलरेडी गुस्से में थे उस समय, क्योंकि खलीफा के साथ भी खराब हो चुका था, बात खराब हो चुकी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। तो वो सारा जो गुस्सा जो था वो एक्चुअली इधर इंडिया में जो ये मूवमेंट्स चल रहे थे उसमें दिख रहा था। तो मुस्लिम्स जो थे दे ऑल्सो स्टार्टेड अ मूवमेंट इन इंडिया, राइट। यू अंडरस्टूड, दे स्टार्टेड अ मूवमेंट इन इंडिया। और वो जो मूवमेंट जो इंडिया में उन्होंने स्टार्ट किया उसको उन्होंने नाम दिया खिलाफत मूवमेंट। क्या नाम दिया? खिलाफत मूवमेंट। और ये मूवमेंट क्यों चलाया? दे वांटेड टू अपोज द स्ट्रिक्ट टर्म्स विच वाज इम्पोज्ड ऑन टर्की एंड सुल्तान। दे वांटेड टू अपोज, उनको अपोज किया उन्होंने ये खिलाफत मूवमेंट चलाकर। दे वांटेड टू अपोज स्ट्रिक्ट टर्म्स जो थे, अनजस्ट टर्म्स जो थे, जो टर्की के ऊपर इम्पोज किए गए थे, जो सुल्तान ऑफ टर्की के ऊपर इम्पोज किए गए थे, हु वाज खलीफा। उसको अपोज करने के लिए उन्होंने इंडिया में भी खिलाफत मूवमेंट चलाया। ठीक है। अली ब्रदर्स, मौलाना शौकत अली एंड मौलाना मोहम्मद अली वर द चीफ लीडर्स ऑफ दिस मूवमेंट। और ये खिलाफत मूवमेंट इंडिया में किसने चलाया? अली ब्रदर्स ने। हु वर द अली ब्रदर्स? मौलाना शौकत अली एंड मौलाना महमूद अली, मोहम्मद अली। ये दोनों जो ब्रदर्स थे इन्होंने ये खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया इंडिया में। गांधी जी रिक्वेस्टेड द कांग्रेस टू सपोर्ट द मूवमेंट। और गांधी जी ने कांग्रेस को रिक्वेस्ट किया कि हमें खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, हमको मुस्लिम्स को सपोर्ट करना चाहिए। वाई? बिकॉज एट दैट टाइम गांधी जी को ये पता था कि हिंदू मुस्लिम्स की अगर हमें हम हिंदू मुस्लिम्स को अगर हमें यूनाइटेड करना है, राइट, तो हमें खिलाफत मूवमेंट को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो खिलाफत मूवमेंट को अगर सपोर्ट करेंगे तो इससे क्या होगा? हिंदू और मुस्लिम्स में यूनिटी हो जाएगी। कीपिंग हिंदू मुस्लिम्स यूनिटी इन माइंड, ही रिक्वेस्टेड कांग्रेस टू सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट एंड द मूवमेंट बिकेम सिवियर विद कांग्रेस सपोर्ट। और कांग्रेस ने जब सपोर्ट किया तो ये खिलाफत मूवमेंट जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट बन गया और बहुत ही ज़्यादा सिवियर मूवमेंट बन गया। Okay, so now let us move towards non-cooperation movement. The Nagpur conference gave approval to non-cooperation movement in December 1920. Now the Congress made a strong demand for independence of India, Swaraj instead of self-government, Swashasan under the rule of British Empire. अब यहाँ पर क्या हुआ? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सबसे पहले कैसे स्टार्ट हुआ? नागपुर में जो कॉन्फ्रेंस थी, राइट, वहां पर ही अप्रूवल मिला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, विच वाज इन दिसंबर 1920। एक्चुअली उस समय कांग्रेस ने स्ट्रॉन्ग डिमांड किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिमांड किया अबाउट स्वराज्य, मतलब दे डिमांडेड फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के लिए उन लोगों ने डिमांड किया कि हमें फ्रीडम चाहिए, हमें स्वराज्य चाहिए, इंस्टेड ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, स्वशासन। पहले तो उन्होंने क्या डिमांड रखी थी? पहले उन लोगों ने डिमांड रखी थी कि आपकी जो गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसमें हमें भी, मतलब वी शुड ऑल्सो बी अ पार्ट,
राइट। वी नो प्रॉब्लम, ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर चल रहा है कोई बात नहीं, लेकिन हम भी उस गवर्नमेंट का पार्ट होने चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट हमें भी होनी चाहिए, स्वशासन, मतलब इवन वी शुड हैव सम सीट्स, है ना। इस तरह पहले उन लोगों ने बोला था ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, राइट। लेकिन अब जब इतनी सारी चीजें हो गई थी, रॉबलेट एक्ट हो गया, जलियांवाला बाग हो गया, मुस्लिम्स में खिलाफत मूवमेंट हो गया, चौरी चौरा मूवमेंट हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई, तो नाउ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में उन लोगों ने क्या डिमांड रखा, दैट हमें कंप्लीट स्वराज चाहिए, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें स्वराज चाहिए, हमें स्वशासन नहीं चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट, आपके अंडर भी हमें कोई गवर्नमेंट नहीं चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए। ठीक है, तो लेट अस सी कि इसके कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स क्या हुए, what were the positive aspects of this non cooperation movement. In the positive aspect of movement, Hindu Muslim unity to be strengthened, insistence, अब ये इसकी वजह से, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की वजह से हिंदू मुस्लिम्स में बहुत यूनिटी हो गई, बहुत अच्छी, मतलब उनकी यूनिटी जो है वो स्ट्रेंथेंड हो गई, बहुत स्ट्रॉन्ग यूनिटी हो गई, राइट। एंड देन on using Swadeshi articles, revival of spinning wheels in every house, collection of 1 crore rupees for Tilak Swaraj Fund, abolition of untouchability, national education prohibition, national education, फिर देन प्रोहिबिशन एटसेट्रा, ये सारी चीजें भी चलती गई, मतलब इनकरेजमेंट मिला, कौन सी चीज को इनकरेजमेंट मिला, स्वदेशी आर्टिकल्स को, यानी देसी अपनाओ विदेशी हटाओ, है ना, मतलब हमें अपनी ही कंट्री के प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए, स्वदेशी आर्टिकल्स को उन लोगों ने इनकरेज किया, राइट। फिर स्पिनिंग व्हील्स जो है उसको रिवाइव करने के लिए क्या किया, एवरी हाउस शुड यूज स्पिनिंग व्हील्स, राइट, क्योंकि उसी से ही सब कपड़ा वगैरह बनता था। फिर जो टारगेट उन्होंने रखा था 1 करोड़ रुपीस का, जो तिलक स्वराज फंड में जो टारगेट रखा था उसका कलेक्शन स्टार्ट हो गया, अनटचेबिलिटी को जो अबॉलिश करो, वो स्टार्ट हो गया, नेशनल एजुकेशन यानी हमारी इंडिया की एजुकेशन जो है उसको उन लोगों ने इनकरेज करना स्टार्ट कर दिया, राइट। और प्रोहिबिशन मतलब कोई भी फॉरेन का कोई भी प्रोडक्ट जो है उसको हमें हटाना है, ये सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हो गए। नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हुए, नेगेटिव एस्पेक्ट्स कंसिस्टेड ऑफ गिविंग अप ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स, यानी जो जिन लोगों के पास गवर्नमेंट की जॉब्स थी, गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो लोग जॉब करते थे उन लोगों ने अपनी जॉब्स मतलब दे दी, मतलब दे रिजाइन फ्रॉम देयर गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, मतलब उन लोगों ने जो गवर्नमेंट इंग्लिश स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ते थे वहाँ से उन लोग हट गए। बॉयकॉट लेजिस्लेचर, उन लोगों ने जो है लेजिस्लेचर को बॉयकॉट कर दिया। रिजाइन फ्रॉम गवर्नमेंट कोर्ट्स, जो गवर्नमेंट के जो कोर्ट्स थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो कोर्ट था उसमें से रिजाइन कर लिया, इस्तीफा दे दिया। फिर देन लोकल सब गवर्नमेंट से इस्तीफा दे दिया। फिर फॉरेन क्लोथ्स जो है वो बॉयकॉट कर दिया, यानी हम फॉरेन गुड्स यूज नहीं करेंगे, फॉरेन क्लोथ्स यूज नहीं करेंगे। अदर आर्टिकल्स यानी दूसरे जो फॉरेन के दूसरे कोई भी प्रोडक्ट्स है वो हम यूज नहीं करेंगे, बॉयकॉट कर दिया। गवर्नमेंट के सारे फंक्शंस जो है वो उन लोगों ने बॉयकॉट कर दिए। इनफैक्ट इन लोगों को जो टाइटल्स मिला था, राइट, वो सब भी उन लोगों ने क्या किया, बॉयकॉट कर दिया। मतलब जैसे गांधी जी को टाइटल मिला था केसरे हिंद, केसरे हिंद, राइट, वो उन लोगों ने मतलब दे गेव इट, मतलब दे बॉयकॉटेड दैट। फिर रविंद्रनाथ टैगोर को जो टाइटल मिला था नाइटहुड वाला, उन्होंने वोट सरेंडर कर दिया, राइट, दैट मीन्स दे गेव अप ऑल देयर टाइटल्स। ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स। प्रोग्राम्स फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या क्या प्रोग्राम्स हुए। In the beginning of the movement, Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore surrendered their title Kesare Hind and knighthood honor, जो अभी मैंने आपको बताया।
Our leaders of the nation also gave up their titles and positions. और दूसरे जो लीडर्स थे उन लोगों ने भी अपने टाइटल्स दे दिए, सरेंडर कर दिए, एंड अपनी पोजीशंस जो है वो उन लोगों ने छोड़ दी. मतलब गवर्नमेंट की सारी जॉब्स वगैरह उनकी जो भी थी वो उन लोगों ने इस्तीफा दे दिया. स्टूडेंट्स लेफ्ट इंग्लिश स्कूल्स एंड कॉलेजेस. मतलब इंग्लिश जो स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, वहाँ से लोगों ने छोड़कर जो है दे स्टार्टेड विथ नेशनल एजुकेशन की तरफ. मतलब हमारी जो कंट्री की एजुकेशन है उसकी तरफ उन्होंने एडमिशन्स लेना स्टार्ट कर दिया. एट वेरियस प्लेसेस फॉरेन क्लोथ्स वर सेट ऑन फायर. जो भी फॉरेन से कपड़े थे या फॉरेन के जो आर्टिकल्स थे उन सबको आग लगा दी गई. When Duke of Net came to India, he was boycotted. The ceremony of honoring Prince of Wales was also boycotted. जो ड्यूक जो था वो जब इंडिया आया तो उसको वेलकम नहीं किया गया. ही वॉज बॉयकॉटेड. प्रिंस ऑफ वेल्स, ही वॉज ऑल्सो बॉयकॉटेड. सच इंसिडेंट्स क्रिएटेड कंसिडरेबल नेशनल एक्साइटमेंट. अब ये जो इतनी सारी चीजें हो रही थी ये एक नेशनलिज्म का एक्साइटमेंट क्रिएट कर रहे थी कंट्री में. मतलब एवरीबडी वाज लाइक कि यूनिटी हो गई थी सब लोगों में, और एक नेशनलिज्म की फीलिंग जो है uh, feeling started, like they everybody, they were very much excited. On the other hand, national schools and colleges were established like Kashi, Bihar, Jamia Millia, गुजरात एक्सेट्रा विद्यापीठ. अब ये सब चीज़ें जब ख़त्म हो रही थी तब साथ ही साथ में हमारी नेशनल स्कूल्स और कॉलेजेस स्टैब्लिश हो रही थी. Due to vigorous propaganda of Swadeshi goods, the import of clothes, footwear, luxurious items from England reduced drastically. अब इधर भी हमने अभी पढ़ा कि फॉरेन क्लोथ्स को जो है आग लगा दी गई, फॉरेन आर्टिकल्स वर बॉयकॉटेड एंड ऑल, राइट. अब और जो स्वदेशी गुड्स जो थे उन सब, मतलब ये जो पूरा प्रोपागेंडा चल रहा था, इससे क्या हुआ, इंग्लैंड का जो जो आइटम्स थे, जो लग्जूरियस प्रोडक्ट्स, जो इंग्लैंड का ये सब जो है हमने बॉयकॉट कर दिया, तो उनकी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा फर्क आ गया. दिस रिएक्शन रैटल्ड द ब्रिटिश पार्लियामेंट. The government was shocked by this kind of huge economic loss to England. अब ब्रिटिश पार्लियामेंट तो हड़बड़ी मच गई और पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट was actually shocked कि बहुत बड़ा लॉस जो है वो इंग्लैंड को होने लग गया था एंड हो रहा था. More than 1 crore rupees was collected in तिलक फंड. यहाँ पर इनको लॉस हो रहा था और यहाँ पर हम लोगों ने मोर देन 1 करोड़ रुपीस जो है हमने कलेक्ट कर चुके थे हम लोग तिलक फंड में. On many occasions, the Hindu Muslims emerged predominantly. The Mopla revolt, that is Malabar, between Hindu landlords and Muslim peasants deserves criticism, and it was suppressed by the British army. अब जब ये हम लोग सब ये कलेक्ट कर रहे थे, तिलक फंड्स जो है वो हमारे कलेक्ट हो रहे थे, राइट. अब इस तरह बहुत सारी चीज़ें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे बहुत सारे रिवोल्ट दे टुक प्लेस. और even there was a revolt took place, that is between Hindu landlords and Muslim peasants in Malabar district of Kerala. अब इस रिवोल्ट को नाम दिया है मोपला रिवोल्ट. अब this revolt was actually criticized because on one side तो हिंदू मुस्लिम्स की यूनिटी जो थी हो रही थी, राइट. ये सब हिंदू मुस्लिम्स की यूनिटी के कारण, मतलब हिंदू मुस्लिम्स जो है यूनाइटेड हो रहे थे. ऑन ऑन दी मलाबार साइड क्या हो रहा था, हिंदू मुस्लिम्स वर एक्चुअली फाइटिंग. सो दिस रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश. और ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो रिएक्शन था, मतलब ब्रिटिशर्स का जो रिएक्शन था वो इस तरह था कि ब्रिटिश जो थे दे ट्राई टू सप्रेस द मूवमेंट. उन लोगों ने लाठी चार्ज किया, दे फायरिंग किया, मास अरेस्ट किया, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा जेल में डाल दिया. दे टॉर्चरिंग द रेवोल्यूशनरीज. British also tried to break the Hindu-Muslim
unity, because then they realize ki if these people are all become if these people they all become united, we will have to go back. तो ये सारा उनका ब्रिटिशर्स का रिएक्शन था. Next, importance of non-cooperation and its effects. This movement did not achieve its desired aims, but through its negative and constructive aspects, managed to generate in people awareness of their rights. तो ये मूवमेंट जो है काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें तो हुई, लेकिन जो एम था, व्हाट वाज जो एम था टू चक आउट द ब्रिटिशर्स, मतलब डिजायर्ड एम हम लोगों ने अचीव नहीं किया, बट जो भी नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे, इससे लोगों में उनकी दे स्टार्टेड बिकमिंग अवेयर ऑफ देयर राइट्स. राइट, उन लोगों में जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स थी वो भी डेवलप हुई. A negative atmosphere against the government was created. Right now the people they realize कि गवर्नमेंट जो है वो गलत है, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो गलत है, वो नेगेटिव एटमॉस्फेयर उनकी तरफ क्रिएट हो गया. देयर वाज आल्सो अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ ऑपोजिशन अगेंस्ट इनजस्टिस, मतलब वो इनजस्टिस, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भी अगर इनजस्टिस करती तो उसका अपोज करते, उनको फीलिंग ऑफ ऑपोजिशन होने लग गया. देयर वाज अ पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग ऑल द क्लासेस ऑफ India. The faith of independence became stronger. Now it was a time when everybody wanted to become free. You know, they wanted freedom. The fear of lathi, punishment, imprisonment was removed. The youth and women too also came forward to serve their nation, and Congress became an organization of the people. Now it was because of the unity of the people, ये जो कांग्रेस जो थी, कांग्रेस पार्टी जो थी, it became actually an organization of the people. And बहुत सारे youth, women, they all came forward to serve the nation. School giving national education began. Hindi started getting more importance than English. Movement was also, but the movement that was limited to cities and towns and intellectuals spread to the people and villages. अब ये जो मूवमेंट जो था वो सिर्फ ये सिटीज तक या टाउन्स या इंटेलिजेंट लोगों में ही खाली मतलब नहीं रह गया. मतलब ये जो मूवमेंट था, इट वाज नॉट ओनली लिमिटेड टू सिटीज एंड टाउन्स एंड इंटेलिजेंट पीपल, बट ये मूवमेंट का असर जो है वो गांवों तक पहुंच चुका था, गांव के लोगों तक पहुंच चुका था.